ओके, फ्रॉम लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फैटी एसिड्स एनाबोलिज्म जो है इसको डिस्कस किया था। मैं इसको ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इन केस अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग मीनवाइल वो पूछ सकते हैं। सो फैटी एसिड एनाबोलिज्म में जो मेन पॉइंट्स आप लोगों ने आज के लेक्चर में भी माइंड में रखने हैं, क्योंकि इनको देखते हुए हम लोगों ने आगे कैलकुलेशन करनी है कि कितने कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड की प्रोडक्शन के लिए अल्टीमेटली कितने एटीपीज एंड एनएडीपीएच रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने देखते हुए जो प्रीवियस लेक्चर के पॉइंट्स है, हमने आज जो है वो स्टिशियोमेट्री ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस को इन डिटेल जो है वो एनालाइज करना है। एटीपी प्रोडक्शन एंड एनएडीपीएच कंजप्शन। सो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के अंदर जो मेन डिफरेंसेस थे, किस किस कंपार्टमेंट के अंदर ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ जो है वो आपके पास जो है वो एक्टिवेशन हो रही है। लाइक प्रीवियस केस में आपके पास जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है कैटाबोलिज्म से पहले साइटोसोल में उसके ऊपर जो है वो जिस तरह से फैटी एसिड कोएंजाइम ए सिंथेटेज कोएंजाइम ए को ऐड करवाता है, उसे एक्टिवेट करता है, फिर कार्निटिन शटल के थ्रू उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लेके आता है। अल्टीमेटली बाय द सेट ऑफ 4 डिफरेंट एंजाइम्स जो है ये फैटी एसिड जो है सिक्वेंशली इनमें से 2 कार्बन यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होते हैं। क्योंकि एनाबोलिज्म में हमने इसका बिल्कुल ऑपोजिट ऑब्जर्व किया था। लाइक आप लोग जब प्रिपेयर करेंगे कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म और इनके रिएक्शंस को आप लोग जो है वो अगर साइड बाय साइड चेक करें तो यू विल ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अब फैटी एसिड एनाबोलिज्म या एनाबोलिक पाथवेज के जो रिएक्शंस हैं, दे आर सिंपली द रिवर्स ऑफ कैटाबोलिक पाथवेज। इनकी जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैटाबोलिक पाथवेज हैं और साइटोसोल के अंदर एनाबोलिक पाथवेज हैं, ये भी इसीलिए है ताकि ये जो दो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे का रिवर्स हैं, इनकी जो है वो रेगुलेशन हो सके, इनको जो है वो सेपरेट किया जा सके ताकि दोनों प्रोसेसेस एट अ टाइम ना हो सके। सो एनाबोलिज्म के अंदर द सेम प्रोडक्ट जो कि कैटाबोलिज्म में प्रोड्यूस होती है एसिटाइल कोएंजाइम में, ये एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेगी। यानी एनाबोलिक पाथवेज में फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस होगी, फैटी एसिड प्रोड्यूस होंगे बाय यूजिंग 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि मोस्ट ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो बायोसिंथेटिक प्रोसेस में एज इट इज यूज नहीं होता। नहीं, आपके पास जो फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम है जिसने फैटी एसिड्स की सिंथेसिस करानी है, वो सम ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए को जो है वो मेलोनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में पिक करता है फ्रॉम द साइटोसोल। सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन आपके पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उनके जो 99% एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। यानी इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट की वजह से ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में अल्टीमेटली एक 3 कार्बन फ्रेगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली आगे जाके ये वाली कार्बन एटम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज भी हो जाती है। तो इसका जो सोल पर्पस है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट का, वो इसको एक्टिवेट करना है, इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को एक्टिवेट करना है। एंड ड्यूरिंग द कंडेंसेशन नेक्स्ट स्टेप में फैटी एसिड सिंथेज का जो पहला स्टेप है कंडेंसेशन रिएक्शन, उस स्टेप में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो जाती है। यानी ओवरऑल आपके पास 2 कार्बन एटम्स ही जो है वो स्टेप वाइज एंटर होते जाएंगे फैटी एसिड सिंथेसिस में। बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ही बनेगा, लेकिन जो प्रिकर्सर है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो 2 की बजाय 3 कार्बन एटम है, बिकॉज दिस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इट हैज द सोल पर्पस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दिस 2 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पे यू कैन सी कि एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए एटीपी यूज हो रहा है। एक एटीपी मॉलिक्यूल एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। सो ये एटीपी माइंड में रखना है, बिकॉज जब हमने फाइनल इक्वेशन निकालनी है तो उसमें हमने इस एटीपी को माइनस करना है, इस एटीपी को वहां पे जो है वो सॉरी इस एटीपी को वहां पे प्लस करना है, बिकॉज ये एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है। सो कितने एटीपीज जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, उसमें पहला स्टेप जो आप देखेंगे वो ये है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज ने एटीपी को कंज्यूम किया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एटीपी अल्टीमेटली हम फाइनल जितने एटीपीज रिक्वायर्ड होंगे उनको वन बाय वन जो है वो कैलकुलेट करते जाएंगे। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की जो 2 डोमेन्स हैं और किस तरह से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, इसको इन डिटेल स्टडी करने के बाद वी हैव डिस्कस्ड दैट फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसमें 7 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं ऑन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन।
और ये जो 7 डोमेन्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, इनमें से कोई एक डोमेन जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटेलाइज करने का पोटेंशियल रखती है। इसके अलावा हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इस एंजाइम के अंदर देयर आर 2 डोमेन्स जिनके पास रिएक्टिव थायोल ग्रुप्स हैं, एंड दीज 2 थायोल ग्रुप्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जब तक इनकी प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होगी टू अ प्रॉपर असाइल ग्रुप, देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ डोमेन जो कि असाइल ग्रुप को एसिटाइल कोएंजाइम ए से पिक करेगी, एंड द सेकंड डोमेन विल पिक द असाइल ग्रुप फ्रॉम मेलोनाइल कोएंजाइम ए। सो अनटिल एंड अनलेस आपका ये जो एंजाइम है इसके दोनों थायोल ग्रुप जो है वो अपने अप्रोप्रिएट असाइल ग्रुप के साथ अटैच नहीं होंगे, आपके पास फैटी एसिड सिंथेसिस का बायोसिंथेसिस का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द 4 स्टेप रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, we have observed that जो आपके पास ये ACP डोमेन है, असाइल कैरियर प्रोटीन, इनमें जो 2 डोमेन है उसमें से एक डोमेन ACP डोमेन है, असाइल कैरियर प्रोटीन, जिसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि दिस पोर्शन 4 फॉस्फोपेंटेथीन पोर्शन फॉर्म्स अ फ्लेक्सिबल आर्म ऑफ दिस प्रोटीन। यानी ये आपके पास एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा आर्म है जो कि रोटेट कर सकता है। इट मीन्स इसमें जो है वो फ्रीडम ऑफ मोशन है, ये फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट्स को साइटोसोल में से पिक करता है, उन्हें अपने थायोल ग्रुप के साथ बाइंड करता है, एंड बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस आर्म इट कैन ट्रांसफर दीज इंटरमीडिएट फ्रॉम ACP टू द नेक्स्ट डोमेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो एंजाइम है इसकी चार्जिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंजाइम की दोनों SH डोमेन are free, they are available to make the thioester bond. So ACP protein, this protein will first pick the acyl group from acetyl coenzyme A. ये जो आपके पास 2 कार्बन फ्रेगमेंट है, इनिशियली ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से इस एसिटाइल ग्रुप को पिक करेगा, इसे KH डोमेन पे ट्रांसफर करेगा, और इटसेल्फ मेलोनाइल कोएंजाइम ए को पिक करने के बाद ये 4 स्टेप रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, जिसमें पहला स्टेप कंडेंसेशन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और हमारे पास एक कीटोसाइल इंटरमीडिएट जो है वो ACP के साथ अटैच हो जाता है। Previously, this 2 carbon fragment which was present with the KS domain, condensation के बाद ये 2 carbon fragment जो है ये ACP के साथ अटैच हो जाते हैं और आपकी KS डोमेन जो है ये फ्री हो जाएगी, और बाकी जो 3 रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे रिएक्शंस इस ACP के साथ बाउंड इंटरमीडिएट के ऊपर ही होंगे। और फाइनली जब आपके पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी, 4 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस होगा, तो ये 4 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड वापस KS डोमेन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि ACP डोमेन फ्री हो और ये मीडियम में से आने वाले मजीद एक मेलोनाइल कोएंजाइम ए को पिक कर सके। तो इस पॉइंट को यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करने का पर्पस ये था कि आपके पास सिर्फ जो फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स हैं, जो एसिटाइल ग्रुप है, सिर्फ ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से आएगा। इसके बाद जितनी दफा ACP की चार्जिंग होगी तो ये हमेशा मेलोनाइल कोएंजाइम ए को पिक करेगा। इट मींस कि दोबारा इसने एसिटाइल ग्रुप को पिक नहीं करना, दोबारा कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को कैटेलाइज कराने के लिए ये ACP जितने टाइम्स भी मीडियम में से पिक करेगी, ये हमेशा एसिटाइल ग्रुप को मेलोनाइल ग्रुप की फॉर्म में पिक करेगी। इट मींस कि रिमेनिंग जितने भी आपके पास कार्बन एटम्स हैं वो मेलोनाइल ग्रुप की फॉर्म में एंटर होंगे, वो कभी भी एसिटाइल ग्रुप की फॉर्म में एंटर नहीं होंगी। सो कीपिंग दिस पॉइंट इन योर माइंड, अगर मैं आप लोगों के सामने एक 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड की जो है वो बैलेंस शीट निकालने की बात करूं, तो वी ऑल नो कि अगर पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो इसकी प्रोडक्शन के लिए हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइमेज रिक्वायर्ड होंगे, because 8 acetyl coenzyme में we have 2 carbon atoms, so ultimately 8 acetyl coenzyme will provide the 16 carbon atoms which are required for the synthesis of palmitic acid. So जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि आपके पास जो स्टार्टिंग में जो एक एसिटाइल कोएंजाइम है वो एज इट इज एंटर होता है टू द फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, उसके साथ बाइंड करता है, KS डोमेन के साथ अटैच हो जाता है, और बाकी जितने भी एसिटाइल कोएंजाइम है वो हमेशा मेलोनाइल ग्रुप की फॉर्म में साइकिल में एंटर होते हैं। इट मींस कि इन 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए में से एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए एज इट इज यूज हो जाएगा, रिमेनिंग 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए की कार्बोक्सिलेशन जरूरी है वाया ACC कॉम्प्लेक्स, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो इन 8 में से 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए की कार्बोक्सिलेशन कराएगा बाय यूजिंग 7 ATP मॉलिक्यूल्स और उन्हें 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा।
और जो एक आपके पास यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम है वो एज इट इज यूज हो जाएगा, बिकॉज उसने साइकिल के अंदर फैटी एसिड सिंथेज में स्टार्टिंग मटेरियल में उसने फर्स्ट स्टेप में जो है वो एज इट इज अपना एसिटाइल ग्रुप डोनेट कर देना है। सो वी कैन राइट द इक्वेशन कि आपके पास टोटल जो है वो एक एसिटाइल कोएंजाइम है and 7 malonyl coenzyme they will initiate the biosynthesis of palmitic acid, और इस पूरे जो बायोसिंथेटिक पाथवे है इसकी 7 टाइम्स या 7 साइकिल इसके चलेंगे, बिकॉज आपके पास जो फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल की प्रोडक्ट आपके पास एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आती है। लाइक अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो पहले साइकिल में फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस का जो फर्स्ट राउंड है, इस फर्स्ट राउंड के बाद यू विल एंड अप विद द 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। सो इस केस में यू हैव 4 कार्बन एटम्स, और सक्सेसिवली अगर आप काउंट करते जाओ तो हर नया जो साइकिल है, हर नए साइकिल के बाद आपके पास ये जो फैटी एसिड चेन है इसमें 2 कार्बन की एडिशन होती जाएगी। सो अल्टीमेटली अगर आप काउंट करो तो फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड we will require the 7 times, we will require 7 times this cycle। आपके पास ये जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके 7 राउंड्स या 7 साइकिल्स चलेंगे, और अल्टीमेटली आपके पास जो है ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए ये पाल्मिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर आप लोगों के माइंड में प्रीवियस रिएक्शन है तो यू मस्ट ऑब्जर्व कि इस केस में आपके पास जो 4 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में से अगर ये आप पहला स्टेप ऑब्जर्व करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सेकेंड स्टेप में आपके पास एक NADPH यूज हो रहा है। थर्ड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, और फोर्थ स्टेप में अगेन एक NADPH जो है वो कंज्यूम हो रहा है। सो एक साइकिल या एक राउंड के दौरान जो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स है वो 2 NADPH कंज्यूम कर रहा है। सिमिलरली जो मेलोनाइल कोएंजाइम है उसने एटीपी को यूज किया, तो वी कैन से कि आपके पास जो 7 साइकिल्स यहाँ पे चलेंगे फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम एंड 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ड्यूरिंग दीज 7 साइकिल्स आपके पास नेट टोटल 14 NADPH की कंजप्शन होगी, बिकॉज एक साइकिल के अंदर आपके पास जो है 2 NADPH यूज होते हैं 2 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। तो 7 साइकिल्स अगर फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के चलेंगे इट मींस यू विल रिक्वायर 14 NADPH। 14 NADPH अपनी जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है वो इन 7 साइकिल्स ऑफ कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन को करवाने के लिए यूज होंगे, और अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 इसलिए मेंशन है बिकॉज लास्ट में जब आपकी ये प्रोडक्ट बन जाएगी तो इसका जो बॉन्ड है उसे लीव करने के लिए या हाइड्रोलाइज करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएगा। तो हम जो नेट बैलेंस इक्वेशन है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करके हमेशा लिखते हैं। सो इस इक्वेशन को आपने देख लेना, ये जो आप लोगों ने पीछे स्टेप्स पढ़े हैं ये बिल्कुल उससे कोरिलेट करती है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज ऐसा रिएक्टेंट यूज हो रही है और प्रोडक्ट में क्या क्या चीज रिलीज हो रही है, उसको देखते हुए हम अल्टीमेटली इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो आपके पास एक्टिवेशन की इक्वेशन है जिसमें 7 एसिटाइल कोएंजाइम अल्टीमेटली 7 मेलोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहे हैं, और 7 साइकिल्स ऑफ कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड अप करें तो यू विल एंड अप विद दिस बैलेंस इक्वेशन, जिसमें आप अल्टीमेटली कह सकते हैं कि 8 एसिटाइल कोएंजाइम विल एंटर इन द साइकिल, 7 एटीपी मॉलिक्यूल को ये कंज्यूम करेंगे। वी ऑल नो कि ये अब 7 एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से हमें आइडिया है कि ये 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करेंगे इनटू द मेलोनाइल कोएंजाइम ए। सो ये जो इंटरमीडिएट्स हैं यहाँ पे जो कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों जगह पे हमें मिल रहे हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज भी हो रहा है और प्रोडक्ट में रिलीज भी हो रहा है, इनको कैंसिल करने के बाद इनको जो है वो दोनों तरफ से हमने जो है वो कैंसिल करके ये नेट इक्वेशन निकाली है। सो इस नेट इक्वेशन के अंदर यू विल नॉट फाइंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज जो ऊपर वाली दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सेम चीजें थी उनको कैंसिल करने के बाद आपने इस बैलेंस इक्वेशन को जो है वो ड्राइव किया। सो इस इक्वेशन को माइंड में रखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि 16 कार्बन कंटेनिंग पाल्मिटिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए सेल्स को 7 एटीपी और 14 NADPH रिक्वायर्ड है, बट दिस इज नॉट ट्रू अमाउंट ऑफ एटीपी। 7 एटीपी जो है वो सिर्फ एक्टिवेशन के लिए यूज हो रहे हैं, सेल्स को इससे ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है फॉर द बायोसिंथेटिक प्रोसेस, एंड नाउ वी विल सी कि ये एडिशनल एटीपी बेसिकली कहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक चीज माइंड में रखिएगा कि NADPH का के जो सोर्सेज हैं
मोस्टली ये टू डिफरेंट सोर्सेज हैं। इसकी मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज ये पाथवे भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। लेकिन ये चीज माइंड में रखिएगा कि आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं वो एनाबोलिक प्रोसेसेस से पहले एनएडीपीएच की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए एक पाथवे है विच इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसके थ्रू इस बैलेंस शीट को जो है ये आपके पास यहाँ पे जो एनएडीपीएच की अमाउंट है इसको इंक्रीज करते हैं। तो इंशाल्लाह ये बात है हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो पेंटोज फॉस्फेट्स में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस के दौरान सेल किस तरह से अपने जो एनएडीपीएच की प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करता है। तो हमेशा एनाबोलिक पाथवेज जो हैं उनमें इस चाहे वो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है, अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है या न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है, हमेशा बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस से पहले सेल एनएडीपीएच के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए सिग्निफिकेंटली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यूज करता है और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू अपनी ये जो अमाउंट है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की जो कि बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस में कंज्यूम होता है उसको इंक्रीज करता है। Similarly, there is an other source जिसके थ्रू सेल NADPH की नीड्स को पूरा कर सकता है, दिस इज मैलिक एंजाइम। ये आप लोगों ने ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी देखा होगा कि समटाइम्स हमारे पास प्रिकर्सर्स जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज हो जाते हैं, टीसीएस साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको रिप्लेनिश करने के लिए भी ये एंजाइम कंज्यूम होता है जो कि मैलेट को वापस पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। So these are the two different sources जिसके थ्रू सेल जो है NADPH को प्रोड्यूस करता है जो कि यहाँ पे बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस के अंदर सिग्निफिकेंटली जो है वो यूज हो रहे हैं। सो दिस इज द सोर्स ऑफ NADPH, या तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे NADPH को प्रोड्यूस करेगा या फिर मैलिक एंजाइम मीडिएटेड प्रोडक्शन ऑफ NADPH जो है वो इसकी अमाउंट को हाई रखेगी ड्यूरिंग द एनाबोलिक पाथवे। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक पॉइंट उठाया कि हमारे पास यहाँ पे एटीपी जो है वो इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें ये लग रहा है कि शायद 16 कार्बन कंटेनिंग पाल्मिटिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए सेल को 7 एटीपीज रिक्वायर्ड है, बट दिस इज नॉट द केस। सेल को इससे ज्यादा एटीपीज की जरूरत है। अब ये एडिशनल एटीपीज कहाँ पे यूज होते हैं इसको हम देख लेते हैं। We all know कि most of the reactions जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को प्रोड्यूस करते हैं they are confined to the mitochondrial matrix। लाइक आपके पास जहाँ कहीं भी जो है वो कोई ऐसा फ्यूल अवेलेबल है विच हैज द पोटेंशियल कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो सके, चाहे वो पायरोवेट है, पायरोवेट के अलावा कोई और इंटरमीडिएट है, सो अल्टीमेटली चाहे वो फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन से आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहे हैं, सो अल्टीमेटली आपके पास जो फाइनल प्रोडक्शन है इस एसिटाइल कोएंजाइम ए की वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होनी है बिकॉज एंजाइम पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है वो मैट्रिक्स में अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट जो है वो अपने माइंड में रख के इस चीज को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर इनफ फ्यूल अवेलेबल है, ग्लूकोज अवेलेबल है, ये ग्लूकोज इतना ज्यादा है कि सेल की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के बाद भी जो है ग्लूकोज अवेलेबल है सिग्निफिकेंट अमाउंट में। सो अब जो असेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस की तरफ नहीं जाएगा। ये जो असेस आपके पास ग्लूकोज है इसकी इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा बिकॉज सेल के अंदर एटीपी की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर ये ग्लाइकोलिसिस की तरफ मूव नहीं करेगा तो उस केस में जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है यानी एटीपी प्रोडक्शन की तरफ अगर ये मूव नहीं करेगा तो उस केस में जो ग्लाइकोलिसिस की नेट प्रोडक्ट है विच इज पायरोवेट, ये पायरोवेट अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगी और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल में जाने की बजाय साइटोसोल में आ जाते हैं और वहां पे जाके फैटी एसिड बायोसिंथेसिस करवाना शुरू कर देते हैं बिकॉज वी ऑल नो कि फ्यूल जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और अगर सेल के ग्लाइकोजन स्टोर्स भी पूरे हो चुके हैं और तब भी आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट में ग्लूकोज अवेलेबल है तो इस केस में ये जो आपके पास एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा, ये एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सीडाइज होने की बजाय इस चीज को प्रेफर करेगा कि ये साइटोसोल में रिलीज हो और साइटोसोल में आके ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में यूज हो। ऑब्वियसली इस तरह से ग्लूकोज फैट्स में कन्वर्ट होगा और फैट्स जो है वो अल्टीमेटली एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते जाएंगे। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोड्यूस हो रहा है वाया पीडीएच कॉम्प्लेक्स, इसने साइटोसोल में आना है जहाँ पे बायोसिंथेटिक मशीनरी अवेलेबल है जो कि इसे अल्टीमेटली फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगी। सो अब एसिटाइल कोएंजाइम में एज इट इज जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में नहीं आ सकते,
जिस तरह से हमने इससे पहले NADH की ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक शटल सिस्टम डिस्कस की थी, बिकॉज मैंने आप लोगों के सामने कहा था कि मोस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल ये अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स NADH, इसी तरह से ATP और कोएंजाइम ए, इनकी जो अमाउंट है, इसी तरह से हम यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए को भी अब देख रहे हैं। ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, बिकॉज इनके ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल नहीं होते, so ये एज इट इज एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में रिलीज नहीं हो सकते। सो ये हमेशा अल्टरनेटिव वे से किसी शटल सिस्टम की हेल्प से जो है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में रिलीज होंगे। सो यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल के अंदर लेके आएगा, दिस मॉलिक्यूल इज सिट्रेट, दिस वन। सो यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास जो साइटोसोल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा, ये वाया द सिट्रेट सिंथेज ये ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट में कन्वर्ट होगा, और सिट्रेट जो है वो अल्टीमेटली जो है वो सिट्रेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में रिलीज हो जाएगी। साइटोसोल में देयर इज एन एंजाइम जो कि सिट्रेट को भी ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है, एंड दिस एंजाइम इज सिट्रेट लाइएज। सिट्रेट लाइएज क्या करेगा कि बाय यूजिंग कोएंजाइम ए, जो कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये कोएंजाइम ए एसिटाइल ग्रुप से रिलीज हो गया था ड्यूरिंग द सिट्रेट सिंथेज रिएक्शन। सो वापस जब ये साइटोसोल में आएगा तो ये कोएंजाइम ए से वापस डोनेट किया जाएगा, एंड दिस टाइम एटीपी मॉलिक्यूल विल बी यूज्ड बाय द सिट्रेट लाइएज कॉम्प्लेक्स। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, इस सिट्रेट को हाइड्रोलाइज कर देगा, इसमें जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है उसको कोएंजाइम ए के साथ अटैच करा के एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेगा, जो कि अल्टीमेटली फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में कंज्यूम हो जाएगा। और जो ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पे अवेलेबल है, वी ऑल नो कि इस ऑक्सैलो एसीटेट ने किस पाथवे के थ्रू फाइनली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना है। देयर आर 2 मेजर रूट्स जिनके थ्रू ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा सकता है। सो एक रूट है जिसमें मैलेट डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा। अब इस रूट की एक सिग्निफिकेंस ये है कि इसने सिट्रेट को यहाँ पे ट्रांसफर किया और एसिटाइल कोएंजाइम ए को डोनेट कर दिया साइटोसोल में, और साइटोसोल में जो NADH है उस NADH को पिक करके ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ले जाएगा। सो यहाँ पे एक जो इंटरमीडिएट है ये फाइनली 2 जो ग्रुप्स हैं उनको ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में और साइटोसोल से NADH को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफर कर रहा है। तो इस केस में ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होगा, बिकॉज मैलेट के ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल हैं। इस मैलेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू मैलेट साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, और वहां पे जाके देयर इज एन एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि इस मैलेट को वापस ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करेगा, एंड दिस टाइम दिस विल प्रोड्यूस NAD+ NADH, यानी जो रिड्यूसिंग पावर से साइटोसोल से मिली थी NADH से, वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में शिफ्ट हो गई है। सो अल्टीमेटली ये NADH यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव कर गया, और वो यहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। सो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो ATP रिक्वायर्ड है, उनकी प्रोडक्शन भी इन पैरेलल होती जाएगी इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स के ट्रांसफर की वजह से। समटाइम्स मैलेट जो है वो सेल के अंदर साइटोसोल के अंदर जो NADPH प्रोड्यूस होना है उस NADPH को भी प्रोड्यूस करा के तो उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, एंड दिस टाइम आपका जो मैलेट है उस पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की बजाय आपके पास जो एंजाइम है मैलिक एंजाइम, दिस मैलिक एंजाइम विल एक्ट, यानी मैलेट जो है वो डायरेक्टली अपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू मैट्रिक्स में एंटर नहीं हो रहा, बल्कि स्टिल उसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट कर रहा है, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज मैलिक एंजाइम। ये एंजाइम NAD+ को NADPH के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और इस प्रोसेस की वजह से जो साइटोसोल के अंदर जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है जिसमें NADPH को कंज्यूम करना है उसको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा कि रिड्यूसिंग पावर भी जो है वो साथ साथ प्रोड्यूस होती जाएगी। सो ये जो पायरोवेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, बिकॉज मैलिक एंजाइम जो है वो मैलेट की डीकार्बोक्सिलेशन कराता है 4 कार्बन कंपाउंड को अल्टीमेटली जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट करवा देता है, एंड दिस पायरोवेट हैज द ट्रांसपोर्टर इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो बाय यूजिंग दीज ट्रांसपोर्टर्स जो पायरोवेट है वो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, और फाइनली देयर इज एन एंजाइम पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अवेलेबल है, एंड दिस पायरोवेट कार्बोक्सिलेज बाय यूजिंग एन ATP मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुआ है ड्यूरिंग द मैलिक एंजाइम, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसमें इनकॉर्पोरेट करा के
इस पायरोवेट को अल्टीमेटली ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर देगी। तो जो इंटरमीडिएट यहाँ पे कंज्यूम हुआ था इनिशियली, वो इंटरमीडिएट एट द एंड प्रोड्यूस भी हो जाएगा। सो वी कैन से कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसफर करने के लिए ओवरऑल जो आपका सेल है वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी यूज कर रहा है। एक एटीपी मॉलिक्यूल मैट्रिक्स में और दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल सिट्रेट लाइएज में साइटोसोल में यूज किया। सो अगर आपके पास यहाँ पे 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, इट मींस कि ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में रिलीज हुए होंगे तो इन्होंने यहाँ पे 16 एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये यूज भी किए होंगे, बिकॉज 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज किए बगैर ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए कभी भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में नहीं आ सकते थे। तो जब भी आपने यहाँ पे इस बैलेंस शीट में अमाउंट को देखते हैं, आपने ओवरऑल अमाउंट ऑफ एटीपी की बात करनी है, तो यू विल से कि 16 कार्बन कंटेनिंग पाल्मिटिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए सेल को टोटल 23 एटीपीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो अल्टीमेटली आप लोगों ने यहाँ से ये चीज ऑब्जर्व कर लिया कि ओवरऑल आपके पास कितने कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, इसको देखते हुए आपने उसमें से जो है वो एटीपी और एनएडीपीएच कितने यूज होंगे ये कैलकुलेट करने हैं। सो मैंने 16 कार्बन कंटेनिंग पाल्मिटिक एसिड के लिए ये कैलकुलेशन करवाई है। आप लोगों ने इसको स्टीयरिक एसिड यानी 18 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए भी इसको अप्लाई करके इसकी प्रैक्टिस जरूर है। तो जो इसमें कोई क्वेश्चन जाग भी रहे हैं? No. इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके बच्चों, एटीपी की कैलकुलेशन और एनएडीपीएच कहाँ पे यूज हो रहा है, इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड्स, बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म। और जस्ट लाइक द ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, जहाँ पे हमने रेसिप्रोकल रेगुलेशन को डिस्कस किया था। रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऐसी रेगुलेशन होती है जिसमें आपके पास जो दो प्रोसेसेस हैं जो कि ऑपोजिटली चल रहे हैं, इन दो प्रोसेसेस को जो है वो इस तरह से रेगुलेट किया जाता है कि एक वक्त में कोई एक प्रोसेस ही एक्टिवेट होगा, और जब एक प्रोसेस एक्टिवेट होगा तो दूसरा प्रोसेस जो है उस टाइम पे वो इनएक्टिव होगा। यानी आपके पास रेसिप्रोकल रेगुलेशन में ऐसे इंटरमीडिएट्स अवेलेबल होते हैं जो कि ना सिर्फ एक पाथवे को एक्टिवेट करते हैं बल्कि उसका जो बिल्कुल रिवर्स पाथवे है, जो ऑपोजिट पाथवे है, उसको इनहिबिट भी करते हैं। सो इनहिबिशन और एक्टिवेशन इसमें साइड बाय साइड चल रही होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास जो मेजर एंजाइम है जिसने यहाँ पे इस पाथवे को या रेगुलेशन को इनिशिएट करना है, दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होता है और डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये एक्टिव कन्फर्मेशन में होगा। बिकॉज आप लोगों के माइंड में ये पॉइंट होना चाहिए कि जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं इनको रेगुलेट करने के लिए एक पॉइंट शायद मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था, एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है, जिसमें एंजाइम के पास एक्टिव साइट की बजाय एक एडिशनल साइट अवेलेबल होती है जहां पे जाके मॉड्यूलेटर बाइंड करता है, इफेक्टर बाइंड करता है और वो एंजाइम को उसकी एक्टिव या इनएक्टिव कन्फर्मेशन में लेके आता है। सो दीज मॉड्यूलेटर्स डिपेंडिंग अपॉन कि ये एंजाइम की कन्फर्मेशन को किस तरह से चेंज करते हैं, हम इन्हें एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स कहते हैं। देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स जिसमें जो एंजाइम्स हैं उनके ऊपर सर्टेन ग्रुप्स कोवलेंटली अटैच हो जाते हैं। लाइक फॉस्फोराइलेशन इज an important mode of regulation of metabolic enzymes. So phosphorylation की वजह से there are some enzymes, most of the enzymes phosphorylation की वजह से एक्टिवेट होते हैं, लेकिन there are some enzymes जिनकी phosphorylation इन्हें inactive conformation में भी कन्वर्ट करती है, and this acetyl coenzyme carboxylase is an example of such type of enzyme. So starting from the hormones, because इन enzymes को भी ultimately activate होना है या inactivate होना है, ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं टू मेजर हार्मोन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टेटस है उसे डेजिग्नेट करते हैं। सो इंसुलिन हमेशा, इंसुलिन बॉडी के अंदर उन कंडीशंस में प्रेजेंट होती है, बीटा सेल्स जो आपके हैं पैंक्रियाज के, वो इंसुलिन को उस कंडीशन में रिलीज करते हैं जब आपकी बॉडी वेल फेड स्टेट में। सो हमेशा इंसुलिन की अवेलेबिलिटी इस चीज को इंश्योर करती है कि आपकी बॉडी के अंदर प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज अवेलेबल है
और एनर्जी स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा है। So this insulin will act as the activator of phosphatases, यानी इंसुलिन की प्रेजेंस में आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसकी डीफॉस्फोराइलेशन कराई जाएगी। जो फॉस्फेटेज एंजाइम्स हैं ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट में से फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करा देते हैं और उसको उसकी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में लेके आते हैं। सो वी कैन से कि इन रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, इस इंसुलिन ने फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करा के इस एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज को भी इसकी एक्टिव कन्फर्मेशन में ले आया। सो once this enzyme will be activated, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा और ये मेलोनाइल कोएंजाइम ए इसके फर्दर 2 स्टेप्स हैं। एक तरफ तो ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट्स के तौर पे एक्ट करता है और दूसरी तरफ ये आपकी जो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसे ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ताकि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे सिंपली बायोसिंथेटिक रिएक्शन की तरफ मूव करे। आपके जो फैटी एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो अल्टीमेटली कैटाबोलिज्म की तरफ जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जाएंगे। यानी मेलोनाइल कोएंजाइम इस चीज को इंश्योर करेगा कि जो फैटी एसिड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग द बायोसिंथेटिक प्रोसेस, these fatty acids will not undergo the degradation because सेल के अंदर एनर्जी स्टेटस जो है वो बिल्कुल ठीक है, एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ये फैटी एसिड्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस होने हैं ये एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर होंगे, ये यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे। इट मींस के मेलोनाइल कोएंजाइम ए के फर्दर 2 फंक्शंस हैं कि ड्यूरिंग द बायोसिंथेटिक प्रोसेस इट विल इंश्योर कि जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये प्रोसेस नहीं होगा। और ये किस तरह से इंश्योर करता है? वी ऑल नो कि फैटी एसिड कोएंजाइम ए साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम्स अवेलेबल हैं जो कि इन्हें डिग्रेड करते हैं। अगर हम उस पाथवे को ही ब्लॉक कर दें जिसके थ्रू फैटी एसिड कोएंजाइम ए साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाते हैं, सो वी विल मिनिमाइज द चांसेस कि आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले फैटी एसिड ये ऑक्सीडाइज हों। So this malonyl coenzyme will inactivate the carnitine acyl transferase 1, which is the first enzyme of carnitine shuttle, जो कि इन फैटी एसिड्स को अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके जाता है। तो अगर आपके पास ये एंजाइम ही नहीं होगा, ये एंजाइम ही सप्रेस होगा, इट मींस के फैटी एसिड साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जाएंगे और अगर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जाएंगे तो ये चीज ऑब्वियस है कि उनकी बीटा ऑक्सीडेशन या उनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी। सो दिस इज हाउ कि इंसुलिन किस तरह से जो है वो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्टिवेट करती है और फैटी एसिड डिग्रेडेशन के पाथवेज को ब्लॉक करती है। तो इन सब के पीछे इन सब जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इफेक्ट्स बताए, रिस्पॉन्सेज बताए, इनके पीछे जो हार्मोन है, दिस हार्मोन इज इंसुलिन। बिकॉज अगर इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन के सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा कि सेल में एनर्जी जो है वो अवेलेबल है, तो सेल्स कभी भी जो है वो बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस को इनिशिएट नहीं करेंगे, उन्हें स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आपके पास अगर सेल की पूरी तरह से हालत बदल गई है, उसमें जो हाई ग्लूकोज था वो लो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, इट मींस कि अब पेंक्रियाज के जो अल्फा सेल्स हैं दे विल प्रोड्यूस ग्लूकागोन, यानी इन रिस्पॉन्स टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल जो पेंक्रियाज है उसके अल्फा या बीटा सेल्स जो हैं वो इन दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ग्लूकोज कितना अवेलेबल है। तो जब ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो एक खास थ्रेशोल्ड से कम होना शुरू हो जाएगी, तो अल्फा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज विल दिस टाइम सिक्रीट ग्लूकागोन, एंड ग्लूकागोन इज द हार्मोन जो कि मल्टीपल काइनेजेस को एक्टिवेट करता है। लाइक यहाँ पे आपके पास काइनेज है AMPK काइनेज के एक्टिवेट करेगा काइनेजेस को, दिस PKA प्रोटीन काइनेज ए, इसको PKA इसलिए कहते हैं बिकॉज सिग्नलिंग पाथवे जहाँ पे ये काइनेज एक्टिवेट होता है, दिस पाथवे इज डिपेंडेंट अपॉन साइक्लिक AMP। सो दैट्स व्हाई से हम कहते हैं कि दिस इज PKA बिकॉज ये एडिनाइलेट मॉइटी को यूज करता है एज एन एक्टिवेटर, उसको एज अ मॉड्यूलेटर लेते हुए अपनी जो एक्टिविटी है उसे प्रोसीड करता है टुवर्ड फॉस्फोराइलेशन। सो जैसे ये काइनेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे, सो ये काइनेजेस लाइक मैनी अदर एंजाइम्स, ये काइनेजेस जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की भी फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। वी ऑल नो के काइनेजेस ऐसे एंजाइम हैं जो कि एक डोनर मॉलिक्यूल से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर कराते हैं। सो ये काइनेजेस सिर्फ ACC की फॉस्फोराइलेशन नहीं कराते, बल्कि ये काइनेसिस मल्टीपल ऐसे एंजाइम्स हैं लाइक ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन के एंजाइम्स की भी फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल अदर एंजाइम्स इनकी ये फॉस्फोराइलेशन कराएंगे और उनको उनकी एक्टिव या इनएक्टिव कन्फर्मेशन की तरफ लेके जाएंगे।
सो अपॉन द फॉस्फोराइलेशन जो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज प्रीवियसली एक्टिव था वो अब इनएक्टिव कन्फर्मेशन में चला जाएगा, यानी उसे ये सिग्नल मिल गया है कि बिकॉज सेल के अंदर एनर्जी नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, सो हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकें। सो अगर आपने इस प्रोसेस को ब्लॉक करना है तो यू हैव टू ब्लॉक दिस एंजाइम, और इस एंजाइम को ब्लॉक करने का जो बेस्ट वे है वो इसकी कोवलेंट मॉडिफिकेशन है वाया फॉस्फोराइलेशन। तो इस रेगुलेशन को देख लीजिएगा कि किस तरह से रेसिप्रोकली आपके पास जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस और डिग्रेडेशन के पाथवेज को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कह रही हूँ कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इनहिबिट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेज इनहिबिट हो जाएगा, इट मींस कि मेलोनाइल कोएंजाइम ए विल नॉट बी अवेलेबल। अगर मेलोनाइल कोएंजाइम ए अवेलेबल नहीं होगा इट मींस कि यहाँ पे कार्निटिन सेल ट्रांसफरेज 1 की जो इनहिबिशन थी ये इनहिबिशन भी नहीं होगी। तो जितने फैटी एसिड जो है वो एडिपोज टिश्यू से यहाँ पे आएंगे, इस सेल की तरफ आएंगे, वो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी एंटर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेलोनाइल कोएंजाइम ए अगर होता तो उस केस में इनहिबिशन होती थी। अगर मेलोनाइल कोएंजाइम ए अवेलेबल नहीं है इट मींस दीस फैटी एसिड कोएंजाइम ए कैन एंटर फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और यहाँ पे आके इनकी फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो ना सिर्फ आपके पास बायोसिंथेसिस का प्रोसेस ब्लॉक होगा बल्कि बीटा ऑक्सीडेशन के ऊपर जो प्रीवियसली इनहिबिशन लगी हुई थी उसके ऊपर जो एक बैरियर था वो बैरियर भी हट जाएगा। सो दिस इज हाउ आपकी फैटी एसिड जो है वो किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ कहाँ पे एटीपी की जरूरत होती है, कहाँ कहाँ पे एनएडीपीएच कंज्यूम होता है और किस तरह से बायोसिंथेसिस और जो कैटाबोलिज्म के प्रोसेस है इनकी रेगुलेशन होती है। नाउ हम कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का जो पाथवे है, बिकॉज सेल्स के अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है सेल्स को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखने के लिए या स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए, वो सारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी खुद बना सकती है। वो इसके लिए सेल्फ सफिशिएंट है बिकॉज इसमें ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल हैं जिन एंजाइम्स को यूज करते हुए अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस हो सकती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस और इसको हम कितने स्टेजेस में डिवाइड करेंगे और हर स्टेज में क्या क्या आपके पास है वो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इसको देख लेते हैं। जस्ट लाइक द फैटी एसिड्स, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आपके पास नॉर्मली कोई सा भी फैटी एसिड है, चाहे पाल्मिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है या इसके अलावा कोई सा भी फैटी एसिड है, उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमेशा एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल के केस में भी आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है उसमें भी ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटेट ग्रुप ये अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज होगा। तो जस्ट लाइक द ऑल अदर लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस का भी जो प्रिकर्सर है वो सेम है, लेकिन इसका जो आगे रिएक्शन है, जो आगे मैकेनिज्म है, स्टेजेस हैं, ये ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। तो पहले आप लोगों के पास जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 ऐसी स्टेज है जिसमें आप इस बायोसिंथेसिस को रेगुलेट कर सकते हो। स्टेज 1 में आपके पास जो एसिटेट मॉलिक्यूल्स हैं ये अल्टीमेटली मेवालोनेट के अंदर कन्वर्ट होंगे। आपके पास 3 एसिटेट ग्रुप 3 2 कार्बन कंपाउंड्स अल्टीमेटली एक 6 कार्बन कंपाउंड मेवालोनेट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो यू कैन सी कि आपके पास जो ये 6 कार्बन इस स्ट्रक्चर के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, these 6 कार्बन आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 3 एसिटेट ग्रुप। सो ये 6 कार्बन अल्टीमेटली यहाँ से एसिटेट्स की फॉर्म में जो है वो इस कंपाउंड के अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे, लेकिन ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इसके फर्दर जो है वो कौन कौन से रिएक्शन हैं, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जो कि आप इससे पहले कीटोन बॉडीज की बायोसिंथेसिस में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे आपने स्टेज 1 के अंदर जो पहला आपके पास जो एक चीज प्रोड्यूस होगी उसको माइंड में रखना है कि आपके पास स्टेज 1 इज मेंट टू प्रोड्यूस मेवालोनेट द फर्स्ट इंटरमीडिएट, और इस मेवालोनेट की प्रोडक्शन के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है दिस इज एसिटेट। तो अब हम इस चीज को देखेंगे कि किस तरह से ये जो 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए है या 3 एसिटेट मॉलिक्यूल है ये किस तरह से किन एंजाइम्स को यूज करते हुए मेवालोनेट के अंदर कन्वर्ट होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की स्टेज 1 है विच इज प्रोडक्शन ऑफ अ 6 कार्बन कंपाउंड मेवालोनेट, इसमें आपके पास 3 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो हैं वो अल्टीमेटली 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए को दिस 6 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यू विल सी कि आपके पास यहाँ पे एक एसिटाइल कोएंजाइम ए है एंड द सेकंड एसिटाइल कोएंजाइम ए दे विल अंडरगो द कंडेंसेशन रिएक्शन।
by using the same enzyme, यहाँ पे acetyl coenzyme A acetyl transferase लिखा हुआ है, and the second name of this enzyme is thiolase. दिस इज द एंजाइम जो कि आपने कीटोन बॉडी की बायोसिंथेसिस में जो पहला एंजाइमेटिक रिएक्शन था वहां पे भी आपने यही पूरा रिएक्शन ऑब्जर्व किया था, दैट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल विल अंडरगो द कंडेंसेशन, और इन दोनों में से जो एक कोएंजाइम ए है वो रिलीज हो जाएगा। लाइक आपके पास ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल है, इसी तरह से सेकंड एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल होगा, और जो ये आपके पास ग्रुप है इसमें यू विल ऑब्जर्व कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का ये वाला जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम कार्बोनाइल कार्बन, दिस विल अंडरगो द कंडेंसेशन विद द मिथाइल कार्बन ऑफ द सेकंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो अल्टीमेटली एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उसको कोएंजाइम ए को रिलीज करना पड़ेगा अगर उसने इनकमिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करनी है। सो वी कैन सी हियर कि यस, इस केस में आपके पास दिस इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसका मिथाइल ग्रुप यूज हुआ है, एंड दिस इज द टू कार्बन कंपाउंड जिसका कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसने कोएंजाइम ए को रिलीज करके यहाँ पे इस सेकंड एसिटाइल कोएंजाइम ए के मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया। सो वी कैन से कि आपके पास जो पहला रिएक्शन है, जो पहला एंजाइमेटिक रिएक्शन है, उसमें आपके पास यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है, एंड यू कैन ऑब्जर्व कि जैसे हमने इससे पहले बायोसिंथेटिक रिएक्शन में ऑब्जर्व किया कि आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस जो कंडेंसेशन रिएक्शन है, उन कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद जो बीटा पोजिशन है, जो थर्ड कार्बन एटम है, ये अपनी कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू रिड्यूस दिस कीटो ग्रुप। अगर हमने फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस में आगे प्रोसीड करना है, बाकी जो रिएक्शन है उनको देखना है, तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि आपके पास जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस है उसमें भी ये कीटो इंटरमीडिएट सिंथेसाइज हो रहा था, एंड देन बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स ऑफ NADPH इसको रिड्यूस कराया गया था, दिस थर्ड कार्बन और द बीटा कार्बन इसकी रिडक्शन हुई थी। बट हेयर इन दिस केस इस रिडक्शन से पहले जो थर्ड आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है वो साइकिल में एंटर होगा, यानी इनिशियली टू एसिटाइल कोएंजाइम ए विल अंडरगो द कंडेंसेशन। इस रिएक्शन के लिए आपको ट्रांसफरेज एंजाइम की जरूरत है, एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफरेज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एंजाइम है ट्रांसफरेज, ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन एसिटाइल कोएंजाइम ए टू द सेकंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो दिस इज द एसिटाइल ग्रुप और द टू कार्बन ग्रुप जो कि इसने यहाँ से इस कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसफर कर दिया। सो अल्टीमेटली वी हैव a 4 carbon compound acetoacetyl coenzyme A. Next, the third acetyl coenzyme A molecule will undergo the condensation, यानी दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद अब आपके पास जो 4 कार्बन कंपाउंड है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें मजीद एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की एडिशन होगी, एंड दिस टाइम द एंजाइम विल बी HMG कोएंजाइम ए सिंथेज। ये एंजाइम को नेम इस प्रोडक्ट की बेस पे किया गया बिकॉज प्रोडक्ट जो यहाँ पे ये सिंथेसाइज करा रहा है दिस इज द HMG कोएंजाइम ए, और ये प्रोडक्ट भी आपने कीटोन बॉडीज के अंदर ऑब्जर्व की होगी। सो ये जो टू कार्बन फ्रेगमेंट है, यू विल सी कि ये जो एंजाइम है सिंथेज, ये इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम ए को रिलीज करा रहा है, और ये जो टू कार्बन फ्रेगमेंट है एसिटेट ग्रुप है, इसको यहाँ पे इस कार्बन एटम के साथ अटैच करा रहा है। सो यू विल ऑब्जर्व कि दिस इज द सेम कार्बन एटम जो यहाँ पे बीटा कार्बन एटम मैंने यहाँ पे कही थी कि बीटा कार्बन एटम कीटो जो फॉर्म है उसके अंदर प्रेजेंट है। सो दिस एंजाइम HMG कोएंजाइम ए सिंथेज, इसने यहाँ पे क्या किया है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में से टू कार्बन फ्रेगमेंट्स को इधर से उठा के सिंपली ये जो बीटा कार्बन एटम है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और अल्टीमेटली अगर इस बीटा कार्बन एटम ने इस टू कार्बन एटम को पिक करना है, इस टू कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इस बॉन्ड को इसने हाइड्रोलाइज करना है, यानी इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगी, और ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है इसमें से रिलीज होने वाले प्रोटॉन को पिक कर लेगी। सो यू विल सी हियर कि आपके पास ये जो ग्रुप है दिस टू कार्बन ग्रुप, इसमें से जो एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा दिस हाइड्रोजन एटम विल बाइंड विद द ऑक्सीजन। सो अल्टीमेटली आपके पास जो बीटा पोजीशन के ऊपर पहले कीटो ग्रुप था, अब बीटा पोजीशन के ऊपर देयर इज अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दैट्स व्हाई हम इसे कहेंगे कि नाउ दिस इज अ बीटा हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट। So by using these two enzymes, acetyl coenzyme A acetyl transferase and HMG coenzyme A synthase, जो 3 acetyl coenzyme A मॉलिक्यूल है, अल्टीमेटली उन्होंने HMG coenzyme A को सिंथेसाइज करा दिया। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास ये जो HMG कोएंजाइम ए है, दिस इज द सेम इंटरमीडिएट जो भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, दिस HMG कोएंजाइम ए विल अंडरगो द रिडक्शन,
लाइक आपके पास यहाँ पे जो ग्रुप्स अवेलेबल हैं, लाइक ये वाला जो पोर्शन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू विल सी के बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स ऑफ द NADPH, आपका ये जो एंजाइम है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, इसने यहाँ पे दो तरह के रिएक्शंस को कैटेलाइज करा है। तो ये जो टर्मिनल पोर्शन है आपके पास, इस पोर्शन में से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगी, यानी कोएंजाइम ए को अल्टीमेटली रिलीज करा देगी, यानी आपके पास जो मेवालोनेट है उसके अंदर किसी भी किस्म का कोएंजाइम ए अवेलेबल नहीं होगा। सो दिस रिडक्टेज एंजाइम यहाँ से कोएंजाइम ए को रिलीज कराने के बाद ये जो कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है, दिस ग्रुप इसको रिड्यूस भी कर देगा, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए NADPH के रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कंज्यूम होंगे। सो वी विल सी कि आपके पास जो बाकी स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा सेम होगा, बल्कि जो फिफ्थ कार्बन एटम है इस पे आप सिग्निफिकेंट जो है वो चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रीवियसली यहाँ पे कोएंजाइम ए अटैच था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस रिडक्टेज एंजाइम कोएंजाइम ए भी रिलीज हो चुका है, और यहाँ पे जो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कार्बोनाइल ग्रुप था, जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, वो बॉन्ड हाइड्रोलाइज होके यू आर सीइंग कि इस केस में आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है वो अटैच है इस केस में। इट मीन्स के मल्टीपल जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स यहाँ पे NADPH से रिलीज हुए थे, वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स यहाँ पे इस बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए या इस ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए कंज्यूम हुए हैं। सो बाय यूजिंग दीज थ्री डिफरेंट एंजाइम्स, आपके पास जो 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्रुप्स हैं, ये अल्टीमेटली मेवालोनेट के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, विच कंटेन द 6 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, एंड दिस 6 कार्बन atom is attached as a branch point. So this is the first step. ये आपकी स्टेज 1 है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में, जिसमें आपने जो नेट जो एक इवेंट ऑब्जर्व किया है वो ये इवेंट है कि 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल बाय यूजिंग 3 डिफरेंट एंजाइम्स अल्टीमेटली एक मेवालोनेट के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, विच विल नाउ एक्ट एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द स्टेज 2। स्टेज 2 में आपके पास जो मेवालोनेट है वो अल्टीमेटली आइसोप्रीन्स के अंदर कन्वर्ट होगा। सो व्हाट आर द आइसोप्रीन्स और ये किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं? आपके पास नॉर्मली जो पेंटेन है, अगर तो वो लीनियर चेन में आपके पास अवेलेबल है, यानी हाइड्रोकार्बन जो है वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस केस में आप उसे पेंटेन कहते हो। बट समटाइम्स आपके पास इस 5 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन में कोई एक कार्बन एटम एज अ ब्रांच पॉइंट अवेलेबल होता है, तो इस केस में आप इससे आइसोपेंटेन कहते हो। सो ये वाला जो आपके पास स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर है, इसमें आप जो है वो डबल बॉन्ड को भी ऑब्जर्व कर रहे हो। सो दीज 5 कार्बन कंपाउंड जो कि नॉर्मली इस वैलेंसी में प्रेजेंट होते हैं, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कि आपके पास 4 कार्बन एटम जो है वो लीनियर हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और एक कार्बन एटम जो है वो ब्रांच पॉइंट की फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड सिमिलरली जो आपके पास यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर यू हैव अ पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। तो इस तरह की जो आपके पास पेंटेन्स हैं, इनको आप अल्टीमेटली कहोगे कि दीज आर आइसोप्रीन रेसिड्यूज, एंड दीज आइसोप्रीन रेसिड्यूज नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेटिक पाथवे में जो है वो यूज होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेवालोनेट मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है कि बाय यूजिंग 3 एंजाइमेटिक रिएक्शन ये प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए। This mevalonate will act as the precursor or the starting material for this stage 2. And first of all, there will be the enzyme mevalonate 5-phosphotransferase. This transferase enzyme will transfer a phosphate group to mevalonate और उसको कन्वर्ट कर देगा 5-phosphomevalonate के अंदर। यानी आपके पास सिंपली ये ट्रांसफरेज है जिसने ATP से फॉस्फेट ग्रुप को पिक करना है, ATP इज द डोनर है, और उसे मेवालोनेट में ट्रांसफर कर देना है। सो अल्टीमेटली जो मेवालोनेट है उसकी 5th कार्बन एटम के ऊपर यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व कि एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। सो दिस इज 5-phosphomevalonate। सेकेंड स्टेप में देयर इज एन काइनेज एंजाइम जो कि दिस 5-phosphomevalonate को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा और इसमें मजीद एक ATP से जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, और अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद द 5-pyrophosphomevalonate। यानी आपके पास सेम जो मेवालोनेट का स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा जो कि स्टार्टिंग में था। यहाँ पे सिर्फ जो एक चीज आप ऑब्जर्व करें कि बाय यूजिंग दीज 2 डिफरेंट काइनेसेस 2 डिफरेंट एंजाइम्स, आपके पास जो स्टेप वाइज है यहाँ पे 5 पोजीशन के ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो गए हैं, जिन्होंने अल्टीमेटली इसे 5-phosphomevalonate एंड देन 5-pyrophosphomevalonate के अंदर कन्वर्ट किया। Now this 5-pyrophosphomevalonate it will undergo the decarboxylation। यानी यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहा है जो कि मेवालोनेट के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है,
इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ने रिलीज हुआ, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज करवाने के लिए एटीपी भी यूज होता है। लाइक एटीपी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करेगी टू दिस मेवालोनेट, और ये मेवालोनेट की जो थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड पोजीशन के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। यानी ये आपके पास अभी रिएक्शन जो है वो डीकार्बोक्सिलेज ने अभी इनिशिएट नहीं किया, बल्कि ये आपके पास एक इंटरमीडिएट है जिसमें ये एटीपी से फॉस्फोराइल ग्रुप को फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेवालोनेट की थर्ड पोजीशन के ऊपर ट्रांसफर करेगा, एंड वी विल एंड अप विद द प्रोडक्ट 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। यानी मेवालोनेट की 5 पोजीशन के ऊपर पायरोफॉस्फेट अवेलेबल है, एट थर्ड पोजीशन पे वी हैव अ फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज द मटेरियल, दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल जो कि अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। अल्टीमेटली दिस डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम will remove the carbon dioxide molecule from here, and ultimately इस decarboxylation reaction को facilitate करने के बाद, इस decarboxylation reaction को catalyze कराने के बाद जो phosphate group यहाँ पे attach हुआ था initially, वो phosphate group भी release हो जाएगा। So I have mentioned 3 different enzymes here. First 2 are the kinases जिन्होंने मेवालोनेट को 5 फॉस्फोमेवालोनेट और 5 पायरोफॉस्फोमेवालोनेट में कन्वर्ट किया है, एंड थर्ड वन इज अ डीकार्बोक्सिलेज जिसने इस मेवालोनेट की ये जो पोजीशन है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अटैच है, इस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराया है। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो इस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद आइसोप्रीन रेसिड्यूज बन जाएंगे। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के बाद ये जो कार्बन एटम है ये नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। सो अल्टीमेटली आपके पास जो आइसोप्रीन्स हैं, ये दो तरह के आइसोप्रीन्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज द आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड द सेकंड वन इज डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट। दोनों के अंदर सिर्फ आप पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन का डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, यानी ये जो डबल बॉन्ड है इट कैन चेंज इट्स पोजीशन, और इस पोजीशन के चेंज होने की वजह से आप जो आइसोप्रीन्स हैं उनको कह सकते हैं कि सिंपली जस्ट लाइक द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि सिंपली एक एंजाइम की मदद से अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकती हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं। उसी तरह से ये दोनों आइसोप्रीन्स भी दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड विद द हेल्प ऑफ एन आइसोमेरेज एंजाइम दे कैन इंटर कन्वर्ट। यानी आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकती है, और सिमिलरली डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। सो सिंपली इस स्ट्रक्चर को अगर आप मेवालोनेट के साथ कंपेयर करेंगे तो सिवाय इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल और यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलावा इसमें किसी किस्म का आप कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो बाकी जो पायरोफॉस्फेट्स हैं वो तो इनिशियली विद द एक्टिविटी ऑफ 2 डिफरेंट काइनेजेस यहाँ पे ऐड हो गए थे। तो ये आपके पास सेकंड स्टेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस ये भी एंड हो चुकी है। फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था कि 3 एसिटाइल कोएंजाइम मेवालोनेट में कन्वर्ट हुए थे बाय यूजिंग 3 डिफरेंट एंजाइम्स, और सेकंड स्टेज में हमने ऑब्जर्व किया है कि these mevalonate molecules will be converted into the activated isoprene residue। सो थर्ड स्टेज के अंदर जो आपके पास ये आइसोप्रीन रेसिड्यूज हैं, जस्ट लाइक द स्टेज 3 ऑफ केल्विन साइकिल जिसमें आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटो शुगर है उनकी कंडेंसेशन होती थी, और आपके पास जो है वो मल्टीपल पोजीशन के ऊपर उनके दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती थी, जहां पे भी एल्डोलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता था। सिमिलरली वी विल ऑब्जर्व हियर कि आपके पास जो ये एक्टिवेटेड आइसोप्रीन्स हैं they can also undergo the condensation reaction, like एक तरफ आपके पास dimethyl allyl pyrophosphate है and the second one is isopentenyl pyrophosphate, so just like the glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate जिनके दरमियान जो aldolase enzyme है वो कंडेंसेशन करवा के उन्हें 6 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है। so just like these two intermediates, आपके ये जो 2,5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिसमें एक जो है वो डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट है एंड द सेकंड वन इज आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, दे कैन अंडरगो द हेड टू टेल कंडेंसेशन। हेड टू टेल कंडेंसेशन इसे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जहां पे आपका ये वाला ग्रुप एंड होगा बिल्कुल वहां पे आपका ये वाला ग्रुप जो है ये ऐड हो जाएगा, और इस प्रोसेस के दौरान ये जो डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट है ये अपने पायरोफॉस्फेट को रिलीज करा देगा ताकि पायरोफॉस्फेट यहाँ से निकल जाए, और इन पायरोफॉस्फेट की जगह जो इनकमिंग आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। सो अल्टीमेटली आपके पास ये 2,5 कार्बन कंपाउंड एक 10 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड द नेम ऑफ दिस 10 कार्बन कंपाउंड इज जीरानाइल पायरोफॉस्फेट।
सो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट, these are the 5 carbon containing compounds and their condensation will produce a 10 carbon containing compound. You can see here कि आपके पास यहाँ पे दो different जो isoprene residues हैं. This is the one isoprene unit and this is the second isoprene unit. इन दोनों की head to tail condensation से ये एक 10 carbon compound के अंदर convert हो चुकी हैं. And the name of this 10 carbon compound is geranyl pyrophosphate. Finally, this geranyl pyrophosphate will pick another 5 carbon containing isopentenyl pyrophosphate और again इनकी उसी तरह से जैसे previous case में हमने discuss किया है head to tail condensation होगी और इस head to tail condensation में ये geranyl pyrophosphate अपने इन pyrophosphates को release करेगा और incoming isopentenyl pyrophosphate को अपने structure में incorporate कर देगा. So now this time हमारे पास 3 different isoprene residues जो हैं ये attach हो गए हैं to a same structure. So this is the first isoprene residue जो कि हमारे पास starting में यहाँ पे dimethyl pyrophosphate से originate हुआ है. This is the second isoprene residue जो कि isopentenyl pyrophosphate ने donate किया है. And this is the third isoprene residue जो कि third molecule of isopentenyl pyrophosphate ने donate किया है. और अल्टीमेटली ये जो 10 कार्बन कंटेनिंग जीरानाइल पायरोफॉस्फेट था इसे 15 कार्बन कंटेनिंग प्रिकर्सर या इंटरमीडिएट फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया. सो इन नेम्स के थ्रू आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम्स अवेलेबल हैं. सो वंस ये फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेसाइज हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में 2 farnesyl pyrophosphate molecule will again undergo the head to tail condensation और आपके पास एक 30 carbon containing compound squalene की production हो जाएगी which will act as the precursor for the cholesterol. So यहाँ पे आपके पास जो next condensation reaction है इस condensation reaction में farnesyl pyrophosphate तो अपना pyrophosphate release करेगा लेकिन इस केस में आपके पास जो farnesyl pyrophosphate second pyrophosphate है ये भी अपना पायरोफॉस्फेट ग्रुप जो है ये रिलीज करेगा बिकॉज दिस टाइम जो कंडेंसेशन है दिस इज नॉट हेड टू टेल कंडेंसेशन दिस इज हेड टू हेड कंडेंसेशन. सो आपके जो दोनों पायरोफॉस्फेट इंटरमीडिएट्स हैं ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पायरोफॉस्फेट्स को रिलीज करेंगे और एक ही जो इनका एंड है वहां से ये फ्यूज हो जाएंगे इनकी कंडेंसेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ पे जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं जो कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे उन हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स को रिड्यूस कराने के लिए NADPH अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स डोनेट करेगा. सो बाय यूजिंग दीस डिफरेंट कंडेंसेशन रिएक्शंस जो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद द 30 कार्बन कंपाउंड यानी स्क्वालिन जिसमें 30 कार्बन कंपाउंड है इसको प्रोड्यूस करने के लिए अल्टीमेटली आपके पास 6 आइसोप्रीन रेसिड्यूज यूज होंगे. लाइक 2 आइसोप्रीन रेसिड्यूज यहाँ पे यूज हो रहे हैं थर्ड वन यहाँ पे यूज हो रहा है और इस तरह से एक फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट की सिंथेसिस हो रही है. ऑब्वियसली सेकंड फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट की सिंथेसिस के लिए भी 3 आइसोप्रीन रेसिड्यूज यूज होंगे और अल्टीमेटली आपके पास जो 6 आइसोप्रीन रेसिड्यूज हैं दे विल प्रोड्यूस अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ 30 कार्बन कंपाउंड स्क्वालिन. इन द लास्ट स्टेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस जो फाइनल स्टेज है उसमें दिस स्क्वालिन विल एक्ट एज द precursor of cholesterol, steroid hormone and many other steroid containing products. Like ये जो स्क्वालिन है इसके अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पास जो चेन है वो अभी भी ओपन फॉर्म में प्रेजेंट है जबकि कोलेस्ट्रॉल के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से आपकी ये रिंग क्लोज हो जाती है और रिंग क्लोजर के बाद आपके पास ये जो टर्मिनस पे चेन है इसकी भी ट्रिमिंग होती है. लाइक इनिशियली आपके पास जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है उसमें 30 कार्बन एटम्स हैं लेकिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल के कार्बन एटम्स को कंपेयर करोगे तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर हमारे पास 27 कार्बन एटम्स होते हैं. सो अल्टीमेटली इन डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू आपके पास जो स्क्वालिन है उसकी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस और डिफरेंट पाथवेज के थ्रू प्रोसेसिंग होगी. तो इन पाथवेज को या इन रिंग्स को आप लोगों ने जो है वो इनके स्ट्रक्चर्स को आपने नहीं करना इनको आप लोगों ने सिर्फ जो है वो एक फ्लो शीट की फॉर्म में इनके इंटरमीडिएट्स के नेम्स के थ्रू जो है वो मेमोराइज करना है. लेकिन इससे पहले वाली जो 3 स्टेजेस हैं उसमें आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स के साथ ये देखना है कि किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम मेवलोनेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं किस तरह से मेवलोनेट से आइसोप्रीन्स बनते हैं और आइसोप्रीन्स किस तरह से स्क्वालिन के अंदर कन्वर्ट होते हैं.
तो यहाँ पे एक एंजाइम इंट्रोड्यूस कराया गया है, मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम, स्क्वालिन मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम। मोनोऑक्सीजनेसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन एटम को किसी प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करा देते हैं और सेकेंड ऑक्सीजन एटम को रिड्यूस करा के मीडियम में रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम है, स्क्वालिन मोनोऑक्सीजनेज, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन एटम को रिलीज करेगा और इस ऑक्सीजन एटम को कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ द स्क्वालिन उसके दरमियान इनकॉर्पोरेट करा देगा और इस तरह से ये एक एपॉक्साइड इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करेगा। जो सेकंड ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने ये पॉइंट पहले शायद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर डिस्कस किया था कि कभी भी जो मोनोमेरिक फॉर्म में आपके पास एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन है वो मीडियम के अंदर रिलीज नहीं होती, बिकॉज इसमें हाईली रिएक्टिव होती है। इसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है और ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इस ऑक्सीजन ने अगर रिलीज होना है, इट मीन्स कि इसको रिड्यूस करके इसे वाटर की फॉर्म में रिलीज करना है। इस केस में जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स NaDPH की तरफ से आएंगे जो कि दो हाइड्रोजन एटम्स को डोनेट करेंगी एंड दीज टू हाइड्रोजन एटम्स विल बी यूज्ड टू रिड्यूस द सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन और अल्टीमेटली उसे वाटर की फॉर्म में जो है वो मीडियम में रिलीज करेंगे। सो दीज आर दी स्टेप्स जिनके थ्रू अल्टीमेटली आपके पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ